ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की गुंडागर्दी आज वायरल है। एसएसपी साहब को बताएंगे कि पुलिस की वर्दी आम आदमी को पीटने का लाइसेंस नहीं होती है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी पर नया रण छिड़ गया है। अखिलेश के सनातन दाव के खिलाफ सीएम योगी ने नमाज वाला कौन सा ध्रुवीकरण कार्ड चला है, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। बात बिहार के शिक्षक घोटाले की करेंगे। कैसे नीतीश राज में 3000 लोग फर्जी डिग्री लेकर सरजी बन गए। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मॉनसून मौत सून। लेकिन आज सबसे पहले बात मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड की करेंगे। इस हत्याकांड पर दलित राजनीति की लपटें काफी तेजी से उठ रही हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती, चंद्रशेखर और मल्लिकार्जुन खड़गे तक सभी सियासी दलों के नेताओं ने ललिता को इंसाफ के बहाने यूपी की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वैसे तो ये मामला 15 से 17 मई के बीच का है, लेकिन सियासी लपटों की जो चिंगारी है वो 8 जुलाई को हुए एक घटनाक्रम से मिली है। इस घटनाक्रम के केंद्र में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे हैं। अविनाश पांडे अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि 8 जुलाई से उनकी वीरता के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक ऐसे ही वीडियो में अविनाश पांडे ये कह रहे हैं कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। आज हम आपको एसएसपी साहब को ये बताएंगे कि रोड हमारे पिताजी की है। ये रिपोर्ट देखिए आप। पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। सुनो एसएसपी अविनाश पांडे, किसी के पिताजी की नहीं, ये हमारे पिताजी की रोड है। हमारे पिताजी और खुद हमारे टैक्स के पैसे से बनी रोड है। हमारे ही टैक्स के पैसे से इसकी मरम्मत होती है और हाँ, हमारे ही टैक्स के पैसे से इस पर झाड़ू लगती है, इसकी सफाई होती है। इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पूरी रोड गंदी कर दी। वैसे अगर आपको न्याय से ज्यादा रोड पर सफाई की ही चिंता है तो आपको पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए थी, बल्कि किसी नगर निगम या नगर पालिका के दफ्तर में व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहनकर सरकारी बाबू बनकर कुर्सी तोड़नी चाहिए थी। कम से कम तब आप पुलिस की वर्दी पहनकर आम आदमी के हाथ पैर तो ना ही तोड़ते। लेकिन हाँ, तब भी आप ये नहीं कह सकते थे कि किसी के पिताजी की रोड नहीं है। रोड किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक बना के छोड़ दिया। पूरी रोड गंदी कर दी। क्या आपने वीडियो में गौर किया एसएसपी इतना ताव क्यों दिखा रहे थे? 15 सेकंड की वीडियो में आखिरी के कुछ फ्रेम्स पर गौर करिए। जैसे ही अविनाश पांडे अपने पिताजी वाली बात कह लेते हैं, मीडिया के कैमरों की तरफ तिरछी नजर से देखते हैं, जैसे मन में कह रहे हो कि काम हो गया, सड़क पर सिंघम वाला जलवा बिखेर दिया। लेकिन एसएसपी महोदय, ये समझ लीजिए कि न्याय के लिए सड़क पर उतरी जनता पर थप्पड़ लाठियां बरसाने से कोई सिंघम नहीं बन जाता। अगर ये गलतफहमी पालते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। एसएसपी अविनाश पांडे की वीरता और सड़क की सफाई को लेकर चिंता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक एक कर उनकी वीरता के सारे वीडियो आपके सामने रखते हैं। मेरठ में दलित समाज से आने वाली ललिता गौतम 15 मई को लापता होती है। 17 मई को रोहटा क्षेत्र से उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जानकारी के मुताबिक कातिल ललिता का बॉयफ्रेंड है, जिसने किसी दूसरे युवक के साथ ललिता के संबंधों को लेकर वारदात को अंजाम दिया। ललिता के परिजन सिर्फ कातिल की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे। वो 8 मई को आरोपी के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। एसएसपी के साथ आए दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी भीड़ पर थप्पड़ और लाठियां चलाईं।
तब इनसे ये बात की गई कि विवेचना में जो भी कमियां हैं बताइए, यदि विवेचना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाम लगाए हुए थे जिससे कि सड़क जाम हो रही थी, इसी कारण इनको यहाँ से हटाया गया और अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब अविनाश पांडे की वीरता से चिढ़कर कुछ लोग उन्हें घेरने लगे तो अविनाश पांडे अपना पक्ष रखने मीडिया के कैमरों पर आए, लेकिन इसमें भी सफाई कम और धमकी ज्यादा थी। हमारा पहला प्रयास रहेगा वो काउंसलिंग का रहेगा। हो सकता है कि उन्होंने वीडियो के कुछ अंश देखे हों और पूरी उन्हें प्रकरण की जानकारी ना हो। हमारे पास हर चीज के साक्ष्य मौजूद हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आसपास ये संकल्प ले कि वो पॉलीथीन नहीं फैलाएगा, 2 पेड़ लगा दे जो वृक्षारोपण महोत्सव आ रहा है। सुना आपने, पुलिस की काउंसलिंग समझ रहे हैं। एसएसपी किस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? इसके अलावा अविनाश पांडे जी ये बताइए, आप तो लोगों पर थप्पड़ लाठियां बरसाएं और जनता गुस्सा निकालने के लिए पेड़ लगाए। वाह, बड़े ही प्रकृति प्रेमी पुलिस वाले हैं आप। एसएसपी अविनाश पांडे की वीरता का एक और वीडियो वायरल है। वीडियो में एसएसपी एक युवक को पुलिस वैन में तबीयत से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति का नाम रवि गौतम है, जो वकील और जाटव समाज का नेता भी है। रवि गौतम ललिता के परिजनों के साथ प्रदर्शन में शामिल था। अब इसकी पिटाई को लेकर दो थ्योरी है। एक थ्योरी यह है कि एसएसपी की पिटाई से आहत होकर इसने वैन में सुसाइड करने का प्रयास किया। दूसरी थ्योरी यह है कि पहले इसने फांसी लगाने का प्रयास किया, इसके बाद गुस्से में आकर एसएसपी ने इस पर लात घूंसे बरसा दी। रवि गौतम नोएडा का रहने वाला है और फिलहाल जेल में है। वो फंदा बांध रहा अंदर, वो फंदा बांध रहा है कमर में। कप्तान साहब, मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करेगा। मेरे साथ मैं वकील हूँ, तरीके से बात होती नहीं है। बदतमीज क्या हुआ है आपके साथ? वैसे तो अविनाश पांडे आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन जो हरकत वो कर रहे हैं वो एक सिपाही के स्तर की है। यहाँ एक बार अविनाश पांडे का बायोडेटा देखने की भी जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि वर्दी में गुंडागर्दी का उनका ये शौक ताजा है या फिर पहले से ही वो इस तरह से अपनी वीरता दिखाते आए हैं। अविनाश पांडे 2015 बैच के आईपीएस हैं। मेरठ में एसएसपी से पहले वो लखनऊ एसएसएफ वाहिनी में तैनात थे। गाजियाबाद में एसपी सिटी के पद पर रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ में भी तैनात रहे हैं। इसके बाद वो तब चर्चा में आए जब उन्होंने 2 सिनेमा हॉल बुक किए और 500 नए भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर्स को धुरंधर 2 फिल्म दिखाई। लगता है अविनाश पांडे बॉलीवुड फिल्मों से काफी प्रभावित हैं। शायद फिल्में देखकर ही एंग्री पुलिस ऑफिसर बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी का काम वर्दी पहनकर थप्पड़ चलाना नहीं है। इसीलिए हम सवाल पूछते हैं कि क्या एक आईपीएस अधिकारी का ये बर्ताव किसी भी मायने में जायज है? क्यों आखिर भीड़ को समझाने की बजाय एसएसपी ने सीधे थप्पड़ ही चला दिए? क्या पुलिस की वर्दी आम आदमी की पिटाई का लाइसेंस होती है? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस के लिए किसी को पीटना सिर्फ एक आखिरी विकल्प है। 1861 के पुलिस एक्ट के मुताबिक किसी प्रदर्शन या फिर भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को संयम बरतना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो कम से कम बल प्रयोग कर भीड़ को हटाना चाहिए। लेकिन अविनाश पांडे क्या कर रहे हैं? सीधे मौके पर जाते हैं, बिना कोई बातचीत किए थप्पड़ की बरसात कर देते हैं। फिलहाल इस घटना पर दलित राजनीति का माहौल गर्म हो गया। ललिता गौतम के परिजनों की पुलिस के हाथों पिटाई ने दलित राजनीति के प्याले में तूफान उठा दिया है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में ललिता गौतम के बहाने सियासी दल दलित वोटों के खेती को खाद पानी देने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिटाई का वीडियो शेयर कर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार समेत अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी सरकार पर हमला करने में जुट गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया, मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने भाजपा की डबल इंजन सरकार का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। आगे उन्होंने लिखा, पीड़ित के परिवार को न्याय चाहिए, लाठियां और नजरबंदी नहीं। एक्चुअली ये जो एसएसपी है ना, इसका आप इतिहास पढ़िए, ये बहुत ही कट्टर जातिवादी और संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी अधिकारी है। ये अधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जिसको इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है। ये दबंग गुंडों जैसा व्यवहार करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उसमें घुस करके आप मारपीट करेंगे? अगर आपने ये आरोप लगाया कि कोई फांसी लगा रहा था तो 2-3 पुलिस वाले जाते, आराम से भी उस पर बात हो सकती है। आप इस तरह से करेंगे? आप किस तरह से एक कप्तान का ये व्यवहार है कि खड़े हुए लोगों पे ऐसे मार करे जैसे कोई गली का छाप कोई व्यक्ति हो। दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर ने भी मामले में माइलेज लेने की कोशिश की। मेरठ कूच का प्लान बनाया। चंद्रशेखर के काफिले को जगह जगह रोकने की कोशिश हुई। ललिता गौतम के गांव से कई किलोमीटर पहले ही पुलिस ने उनके खिलाफ नाका खड़ा कर दिया। मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी। जिस तरह से पीड़िता ललिता गौतम के वहां पर आज कई राजनीतिक दल के लोगों को आना था, जिसमें चंद्रशेखर भी शामिल थे जो कि नगीना के साथ सांसद हैं। लेकिन उसके बाद ना सिर्फ यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उन्हें रोका गया, बल्कि मीडिया को भी गांव के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। दलितों वोटों की जमीन पर हलचल देखकर मायावती भी सक्रिय हुई और कानून का हवाला देते हुए न्याय की बात कही। अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। मेरठ की घटना पर लखनऊ के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। लखनऊ में यूथ कांग्रेस नेता ने पोस्टर लगाकर प्रदेश सरकार का घेराव किया है। कांग्रेस अगर इतनी हितैषी होती तो 2014 के बाद मोदी जी को गरीबों के लिए गैस के चूल्हे की, उनके लिए पीने के पानी की, इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की, आवास की और यहाँ तक शौचालय की, इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। योजनाएं उनके लिए नहीं देने की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। फिलहाल ये सारी जोर आजमाइश यूपी में 21% दलित वोटों को लेकर की जा रही है, क्योंकि 2024 के नतीजों के बाद 2027 को लेकर दलितों वोटों पर खींचतान बढ़ गई है। पुलिस की गुंडागर्दी के बाद पॉलिटिक्स पर आते हैं। यूपी में 2027 की चुनावी पॉलिटिक्स चढ़ावा चोरी, हिंदुत्व से होते हुए हिंदू मुसलमान पर आ गई है। इसके संकेत आज अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से मिले हैं। सीएम योगी चढ़ावा चोरी पर जारी सियासी रण के बीच अयोध्या पहुंचे थे। संभावनाएं पहले से थी कि अयोध्या की धरती से सीएम योगी विपक्ष की उस राजनीति पर जवाब जरूर देंगे, जिसके जरिए चढ़ावा चोरी को हथियार बनाकर हिंदुत्व के मोर्चे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी ने जवाब दिया और जवाब देने के साथ अखिलेश के हिंदुत्व दाव की काट में नमाज, हिंदू मुसलमान का रण छेड़ दिया है। सियावर रामचंद्र भगवान की। शिव की आस्था और शक्ति का ये प्रतीक त्रिशूल। जय श्री राम। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वो समाजवादी है। अध्ययन किया गया होगा। हनुमानगढ़ी, नमाज, जामा मस्जिद, यही वो 3 शब्द हैं जिन्होंने शुक्रवार को यूपी की सियासत गरमा दी है। इस त्रिकोण के केंद्र में भगवान राम की नगरी अयोध्या है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाजिरी लगाई। सीएम योगी राम मंदिर में दर्शन करने तो नहीं पहुंचे, लेकिन भगवान राम की नगरी से वो सनातनी बाण छोड़ने से नहीं चूके। उन्होंने अखिलेश यादव के सनातन बराबर समाजवाद के काउंटर के लिए 80-20 के फॉर्मूले को हार दे दी। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था?
जिस हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर सीएम योगी ने नमाज का जिक्र किया, वो भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के दरबार की है। उनके इस मंदिर को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है। 76 सीढ़ियों के टीले पर बने इस मंदिर का महत्व भी सनातनियों के लिए राम मंदिर जैसा ही है। योगी के बयान के कुछ घंटों बाद अखिलेश यादव ने 4 शब्दों का एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया, जिसे सीएम योगी के आरोपों का पलटवार माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, पराजय काल विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव के शब्दों की इन पहेली को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सुलझा रही है। सीएम योगी पर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के आरोप लगा रहे हैं। धर्म सिर्फ गेरुआ पहन लेना नहीं, धर्म ये है कि आप सत्य के साथ कितना खड़े हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें आप बहुत पीछे होते हैं योगी आदित्यनाथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हुई महाराज। राजकोष तक सत्ता संरक्षित अपराधियों के घर में मिला, राजकोष रामकोष मिला। आप इधर उधर की न बात करिए, बता कि चढ़ावा क्यों लूटा और जो रहजनों का अमीन था वो कहाँ छुपा। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नाम बदलकर लोगों को गुमराह करते रहे और दूसरी तरफ भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आया उसको चोरी करने का काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म में कोई आस्था नहीं है, धर्म उनके लिए सिर्फ एक व्यापार का विषय है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से शुरू हुई सियासत अब बजरंगबली की चौखट पर आ पहुंची है, तो सवाल उठता है, आखिर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का सच क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल में हमें यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल का बयान हाथ लगा, जिन्होंने दावा किया था कि साल 2003 में रमजान के दौरान तत्कालीन मुलायम सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज की योजना बनाई थी। वो चाहते थे कि हनुमानगढ़ी पर नमाज। पूर्व डीजीपी बृजलाल से इस पुराने बयान पर बात करने एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, तो उन्होंने अपने दावों को फिर से दोहराया। ये हुआ था 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, डीएसपी गवर्नमेंट गिर गई। उस समय राजू सबरवाल हमारे एसएसपी फैजाबाद थे और नाम तो नहीं लूंगा, रिटायर हो गए हैं वो, 75 बैच के हमसे 2 साल सीनियर थे। वो लखनऊ के आईजी जोन थे, जिनके अंडर में ही आज का अयोध्या आता है। उन्होंने सीनियर टॉप लीडरशिप के प्रभाव में आकर कहा कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने वहाँ रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ा जाएगा, वो जगह जहाँ से हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। साल 2003 में पूर्व डीजीपी बृजलाल खुद अयोध्या जोन के आईजी थे, लेकिन उनकी एक पहचान बीजेपी से भी है। साल 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 2020 में राज्यसभा में सांसद चुने गए थे। पूर्व डीजीपी के हनुमानगढ़ी में नमाज की योजना को लेकर कोई रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है, ना ही कोई साक्ष्य। पूर्व डीजीपी बृजलाल इस दावे के इकलौते सूत्रधार हैं। पूर्व डीजीपी बृजलाल के दावों के मुताबिक तत्कालीन मुलायम सरकार और तत्कालीन आईजी वीएन राय हनुमानगढ़ी में नमाज की योजना बना रहे थे। अब उनके इस दावे की पड़ताल करने एबीपी न्यूज की टीम ने वीएन राय से संपर्क साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे लग रहा है ना, बृजलाल जी देखिए मुझसे जूनियर भी हैं, उम्र में भी छोटे हैं, उनकी याददाश्त उनका साथ दे नहीं रही। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अयोध्या में किसी मंदिर की सीढ़ी पर कोई नमाज पढ़ेगा। मुझे तो एक ही कारण समझ में आ रहा है। देखिए, इस समय बृजलाल जी भाजपा के एमपी हैं और भाजपा और विश्व हिंदू परिषद बुरी तरह फंसे हुए हैं राम जन्मभूमि चंदे की चोरी में। तो मुझे लगता है कि शायद इसी बौखलाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। पुलिस सेवा के बाद बृजलाल बीजेपी से राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं वीएन राय पर मुलायम सरकार के करीबी होने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल दोनों पूर्व पुलिस अधिकारियों के दावों ने यूपी की सियासत में धर्म की एंट्री करवा दी है। नेता और धर्मगुरु इस धर्म युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं। यही समाजवादी पार्टियों के लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया है। तो हम लोग यही मानना है कि मस्जिद में नमाज होनी चाहिए और मंदिर में अपने हिंदू भाई पूजा करें, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया है, संतों को पिटवाने का काम किया है। आज इनका मन परिवर्तन हो रहा है वोट बैंक के लालच में। ये कभी न राम के पक्ष में थे, न हिंदुओं के पक्ष में थे। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है।
अब आगे बढ़ते हुए तीसरी खबर का रुख करते हैं। बात बिहार में हुई एक खोज की। खोज ये कि बिहार में फर्जी डिग्री वाले 3000 से ज्यादा शिक्षकों का पता चला है। पता चला है कि साल 2006 से 2015 के बीच नीतीश राज में शिक्षकों की जो बहाली हुई, उन शिक्षकों में 3000 से ज्यादा फर्जी डिग्रीधारी हैं। मतलब बिहार भी गजब है। जिन लोगों के पास वैध डिग्री है वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, नौकरी की मांग को लेकर लाठियां खाते हैं। इससे उलट फर्जी डिग्री के सहारे 3000 से ज्यादा शिक्षक बनकर बैठ जाते हैं। इस सवाल का जवाब तो अब सीएम सम्राट चौधरी को ही देना होगा, क्योंकि भर्ती भले ही नीतीश कुमार के राज में हुई, लेकिन नीतीश कुमार तो पटना छोड़कर दिल्ली चले गए। अब इस सवाल को सुलझाने की चुनौती सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर है। वैसे बात बड़ी हैरान करने वाली है। किसी सरकारी दफ्तर में एंट्री लेने पर भी तमाम तरह की चेकिंग, जांच पड़ताल की जाती है। बिहार में तो 3000 से ज्यादा लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी दे दी गई। किसी को ये नहीं पता चला कि इन लोगों की डिग्री फर्जी है। ये लोग 2006 से लगातार पढ़ाते रहे और मामले की पोल 2026 में जाकर खुलती है। निगरानी ब्यूरो की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि ऐसे 3036 शिक्षकों की पहचान की गई है, जिनकी नौकरी सरकारी स्कूलों में फर्जी डिग्री के आधार पर हुई है। इन लोगों ने जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा कराए थे, वो सब नकली थे। यहाँ तक इन लोगों ने नौकरी पाने के लिए जिन डिग्रियों का इस्तेमाल किया, वो भी ऐसे कॉलेजों की थी जो खुद फर्जी थे। अब 1850 एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें ऐसे शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों की अब बर्खास्तगी होगी। सरकार इनसे अब ली गई सैलरी ब्याज समेत वसूल भी करेगी। अब इस बात का खुलासा हुआ तो सरकार एक्टिव हो गई। कह रही है कि अब बहाली से पहले डिग्री और दस्तावेजों की गहनता से जांच होगी। जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी रूह कांप उठेगी। लंबे समय से निगरानी ब्यूरो इसकी जांच कर रहा था। जांच में ये मामले सामने आए हैं, हाँ 3035, और हमने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी पूरी कार्रवाई के साथ प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थापित करें। कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि रूह कांप जाएगी आगे से इस प्रकार का किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करने। हमारी सरकारें भी रटे रटाए ढर्रे पर काम करती आ रही है। अब खुलासा हो चुका है तो कड़े एक्शन की बात हो रही है। कोई पूछे कि अब तक कहां थे, क्यों सरकारों को इन गुरु घंटालों का पता नहीं चला। अब विपक्ष कह रहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। 20 वर्षों तक जिस शिक्षकों ने नौकरी कर लिया, जिस शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पठन पाठन कराया और उनके सर्टिफिकेट पर सवाल हो रहे हैं, उनके बहाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। फर्जी डिग्री पर जो लोग टीचर बने वो तो सालों तक मलाई मारते रहे, लेकिन अब सवाल उन बच्चों के भविष्य पर है जो इनके फर्जी ज्ञान का शिकार हुए हैं। यही सवाल अब बिहार के छात्र और शिक्षक संगठन उठा रहे हैं। आखिर ऐसे शिक्षक कैसे बहाल हुए, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे जो शिक्षक हैं जो गलत प्रमाण पत्रों पे बहाल हो गए थे और पिछले कई वर्षों से कार्यरत भी थे, ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ कर रहे थे। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली हुई है, और आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय पर जिस प्रकार से मुखिया के स्तर से बहाली हुई थी कि पहले डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, उस मामले को लेकर भी बड़े पैमाने पर फर्जी लोग शिक्षक बन गए। गाजियाबाद के सर्वोदय नगर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बेहद दुखद हादसा हुआ। 3 साल की बच्ची जहाँ जल जमाव हुआ वहाँ पर गिर जाती है, जिसके बाद उस बच्ची की मौत भी हो जाती है। ये हमारे कलीग आज का दुख नहीं है, ये सालों का दुख है और बहुत परेशानी है।
देश के संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार दिया गया है। जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक जीना है। लेकिन यकीन मानिए, हिंदुस्तान के आम नागरिकों के इस अधिकार पर हमला हो रहा है। उनसे उनके जीने का अधिकार ही छीना जा रहा है। वरना बताइए कि कोई बच्चा अपने घर से बाहर गली में खेलने के लिए कदम रखेगा और काल के गाल में समा जाएगा। कोई युवक ड्यूटी से घर लौट रहा होगा और रास्ते में मौत बनकर खड़ा ट्रांसफार्मर करंट से उसकी जान ले लेगा। दिल्ली से लेकर सूरत तक 7 से 8 साल के बच्चों की बारिश के पानी में डूबकर मौत की खबरें आई। गाजियाबाद में तो 3 साल की बच्ची सिस्टम की लापरवाही का ही शिकार बन गई। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि 24 घंटे की बारिश के बाद गाजियाबाद से आज चौथी मौत की खबर आई। कल शाम से 7 साल का बच्चा लापता था और आज उसका शव एक गड्ढे में तैरता हुआ मिला है। देश सवाल पूछ रहा है, क्या बारिश होगी तो हमारे बच्चे मौत के गड्ढों में डूबकर मर जाएंगे और किसी की जिम्मेदारी तक तय नहीं होगी? दोष मॉनसून के माथे पर मढ़ा जा रहा है कि बारिश ही ऐसी हुई है। बिल्कुल नहीं, दोष सिविक एजेंसियों की नाकामी का है, जो हाथ पर हाथ धरे बस बैठी रहती है। और आज भारत की बात में हम जिम्मेदार चेहरों से पूछेंगे और हर मौत का हिसाब भी मांगेंगे। ये तस्वीर बिना किसी चेतावनी के दस्तक देने वाले हादसे की गवाही भर नहीं है, बल्कि ये देश के आम आदमी के जीने के अधिकार पर हमला है। एक ऐसा हमला जो सड़क पर निकलते ही निर्दोष नागरिकों के सिर पर मंडराने लगता है। अगर किस्मत बहुत तेज हुई तो मौत के गड्ढे में गिरकर शायद आपकी जान बच जाए, जैसे ग्रेटर नोएडा के गटर में गिरकर ये बच्चा बच गया था। क्या उल्टी हो रही है? एक गड्ढा खून लगा है एकदम पूरा, बच्चा गड्ढे में गिर गया। पानी आ रहा है? लाओ लाओ लाओ, बोरा बोरा पीछे पानी। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि बदइंतजामी और लापरवाहियों की मजबूत जमीन पर खड़े किए गए मौत के पंजे से बच जाए। दिल्ली का पड़ोसी और देश का जाना माना शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां एक युवक को अपनी जान से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि ट्रांसफार्मर के चारों तरफ मौत का करंट दौड़ रहा था। तस्वीरें गाजियाबाद के ज्ञान खंड की हैं। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में दोपहर 3:20 का वक्त हो रहा है। बारिश के बाद सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। इसी तस्वीर में गेट जैसी जगह दिखाई दे रही है। और कुछ सेकंड के बाद 2 युवक इसी गेट को पार करते हुए दिखते हैं। नीले टी शर्ट में दिख रहा ये युवक 24 साल का बबलू है। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि पानी को पार करने के लिए ये ट्रांसफार्मर के पास से गुजर रहा था। उसका सहारा नहीं लिया था, लेकिन करंट इतना भयानक था कि बबलू की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे युवक को जैसे ही एहसास होता है, वो फौरन वहां से पीछे हट जाता है।
इंदिरापुरम बहुत पॉश इलाकों में से आता है, महंगे इलाकों में से आता है। और वहाँ पर जब इस पार्क में से 24 साल का नरेश सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करता था, वो खाना खाकर आ रहा था। और जब वो खाना खाकर दोपहर को 4 बजे के आसपास इस पार्क से निकलता है तो ये गेट के पास, जस्ट गेट के पास लगी हुई जो जाली है उस पर उसका हल्का सा हाथ टकराता है और वहाँ पर उसकी करंट लगने से उसी जगह यहीं पर मौत हो जाती है, जो कि अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पे, क्योंकि उन्हीं का पार्क है और अभी भी हालात इस तरह से हैं पार्क में कि पूरा पानी भरा हुआ है। देश के नागरिक के जीने के अधिकार पर हमला कैसे हो रहा है, उन्हें इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां 24 साल का बबलू करंट लगने से मर गया, और ये दूसरी तस्वीर दिल्ली के स्वरूप नगर की बताई जा रही है, जहां स्कूली बच्चे सड़क पर भरे पानी से बचने के लिए ट्रांसफार्मर का सहारा लेकर निकल रहे हैं। अगर इसमें भी करंट होता तो सोच कर देखिए कितना भयानक हादसा हो सकता था। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलहाल खबरों में छाया हुआ आपको नजर आया। सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह पर ये ट्रांसफार्मर आपको नजर आया, और इसी ट्रांसफार्मर के आसपास से कैसे स्कूली बच्चियां स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, पानी को साइड से बचते हुए यहाँ से निकलते हुए दिखाई दी, वो भी आपने देखा। जिस तरह से स्कूल की बच्चियां यहाँ से निकल रही थी, ऐसे में कोई भी गंभीर हादसा, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। ये देश की राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके का हाल है, जहां बच्चों के सुरक्षित स्कूल पहुंचने तक का इंतजाम नहीं है। एक तरफ बारिश और गटर का पानी है और दूसरी तरफ करंट का खतरा। लेकिन विडंबना जानते हैं कि क्या है? एक आदमी सिस्टम की लापरवाही में मारा जाता है और किसी की जिम्मेदारी तक तय नहीं होती। 24 साल के बबलू की मौत के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, वो अज्ञात के खिलाफ है, यानी फिलहाल कोई जिम्मेदार नहीं है। ABP न्यूज का सवाल यह है कि ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा था तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? गाजियाबाद के बिजली विभाग के खिलाफ FIR क्यों नहीं? नगर निगम से क्यों नहीं पूछा जाता कि ज्ञानखंड के इस इलाके में इतना पानी आखिर क्यों और कैसे जमा हो गया? सीन ही ऐसा दर्दनाक था कि मतलब बच्चे ट्रांसफार्मर पकड़ के जा रहे हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक कोई मर गया ट्रांसफार्मर के, इंदिरापुरम की गाजियाबाद में किसी की डेथ हो गई जो ट्रांसफार्मर की वायर गिर गई। तो मतलब वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं हुई है और गवर्नमेंट उसका वेट कर रही थी। अब जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, रात भर में इसका टेंडर पास हो गया। ये रोड 1 महीने में बनने वाली है। सुबह जब मैं उठा तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 150 लोग खड़े थे। जिस प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक बंदा नहीं आ रहा था, वहाँ पे 150 लोग खड़े थे सिर्फ एक वीडियो वायरल होने के लिए। किसी भी शहर के नगर निगम की जिम्मेदारी होती है शहर के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और स्वच्छता को बनाकर रखना। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी का आगरा, ऐसा लगता है कि शहर शहर नगर निगमों के बीच होड़ मची है, नाकामियों के पहाड़ को ऊंचे से ऊंचा बना ली। आगरा में बारिश के बाद अचानक सड़क धंस गई। बस गनीमत ये रही कि स्कूल की छुट्टी से कुछ मिनट पहले ही सड़क धंसी थी। ये गड्ढा इतना गहरा है कि कोई छोटा वाहन पूरा का पूरा इसमें समा जाए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दूसरी तस्वीर गुरुग्राम के नेशनल हाईवे की है, जहां पहली बारिश में ही सड़क धंस गई। ऐसा लगता है कि हम कोई सबक ही नहीं लेते, हर मौत बस एक आंकड़ा बनकर दर्ज हो जाती है। साल 2024 में देश भर में मैनहोल में गिरने के 195 मामले सामने आए, जिसमें से 192 लोगों की मौत हो गई। और इस बार दिल्ली NCR में हुई पहली बारिश के बाद बच्चों के डूबकर मरने की खबरें आ रही हैं। चार 5 फुट पानी था गली में, करंट ना लगा था, पानी भर रहा था, डूबने से मौत हुई। सोचकर ही कलेजा कांप उठता है कि आपका बच्चा घर से बाहर गली में खेलने के लिए पहुंचेगा और वो गली उसको लील जाएगी। इन तस्वीरों में एक 3 साल की बच्ची खाट पर लेटी है, जिसे हमने धुंधला कर दिया है। चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं क्योंकि 3 साल की मासूम पल्लवी कोई हरकत नहीं कर रही थी।
पल्लवी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपने घर के बाहर खेलने के लिए आई थी, लेकिन नगर निगम और तमाम एजेंसियों ने मिलकर ऐसे इंतजाम किए थे कि बच्ची दोबारा अपनी मां के पास नहीं लौट पाई। अब तक इस इलाके में पानी भरा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है निवासियों के द्वारा, यहाँ पर करीबन घुटनों तक पानी भरा हुआ था और 3 साल की छोटी सी बच्ची, उसका पैर यहाँ पर फिसलता है, जिसके बाद इस इलाके में बताया जा रहा है कि बच्ची डूब जाती है। जब तक घर वालों को अंदेशा होता है कि आखिर बच्ची कहाँ गई और उसको ढूंढना शुरू करते हैं, तब तक बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि तब तक बच्ची की जान चली जाती है, उसे बचाया नहीं जा सका। सरकारी व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पूरे देश को परेशान करने वाली ये कहानी गाजियाबाद के सर्वोदय नगर की है, जहां बारिश बदइंतजामी का सैलाब लेकर आती है और ये पूरा इलाका उसमें हर बार डूब जाता है। ये एक घर के भीतर की तस्वीर है और शख्स उसमें उतर कर दिखा रहा है कि पानी कितना गहरा है। और है क्या? और अंदर बहुत गहराई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह जब इस इलाके में पहुंची तो कई घरों की ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। ये आपको घर देखने को मिल रहा है और लगभग आधा घर डूबा हुआ है। ये जरा दरवाजा देखिए, दरवाजा आपको यहाँ पर डूबा हुआ नजर आएगा। घर का सारा सामान, सारा एरिया, जो सारी जगह है वो जलमग्न नजर आ रही है। और सोचिए इसी के पास में ये स्विच बोर्ड्स वगैरह भी हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितना ज्यादा है वो आपको समझ आएगा। हर बारिश ये इसी मुश्किल में जीते हैं। पहले बाल्टियों से पानी निकालते हैं और जब हार जाते हैं तो छतों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इलाके के लोगों से हमने बात की तो पता चला कि पार्षद से लेकर विधायक तक को परेशानी की चिट्ठियां सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर नहीं बदली। पूरी कॉलोनी के लोग इसके गवाह हैं। हमारी गली ने विधायक जी के यहाँ भी दिया है, नगर निगम में भी दिया है। हम लोग जाके खुद मिल के आए हैं कि बुधवार को इस पे एक्शन होगा। आज तक बुधवार नहीं आया है। पूरा इलाका इस इंतजार में था कि कभी तो वो बुधवार आएगा जो इस इलाके को डूबने से बचाएगा, लेकिन वो बुधवार कभी नहीं आया और गुरुवार को 3 साल की पल्लवी की मौत हो गई। आज तो इनका बच्चा है, कल को और किसी का भी बच्चा हो सकता है। ये थोड़ी ना, बच्चा तो सबके साथ में ऐसी दुर्घटना ये दूसरी बार हुई है। एक बार 10 साल का लड़का मरा। कूड़े का, पानी का बिल और जो कूड़े वाली जो गाड़ी उठाने आती है उसका बिल, सब चीज का बिल जाता है, पर सुविधा कुछ नहीं है। पानी हर साल भरता है यहाँ पे। जब भी थोड़ी बारिश होगी तभी पानी भरता है। नगर निगम वाले कुछ करते ही नहीं है। मौके पर इलाके की पार्षद पूनम सिंह भी पहुंची हुई थी और उनका दावा है कि NH24 बनने की वजह से वो नाला बंद हो गया जिसमें इलाके का पानी जाता था। NH जो 24 बना था तो उस समय यहाँ पे जो खुला हुआ नाला था जिससे पानी का बहाव जाता था यहाँ से, वो NH24 बनने के समय में वो बंद हो गया। NH24 ने अपना, NHI ने अपना नाला बनाया है जो उन्होंने कवर कर दिया, उसमें इसका पानी नहीं जाता। बच्ची के डूबने के 5 मिनट बाद ही उसको बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अफसोस उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पल्लवी नामक बच्ची जो लगभग 3 साल की थी, उसका डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके तहत वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा और करवाया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। बच्ची की मौत से गुस्साए परिवार और स्थानीय लोगों ने गुरुवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। अधिकारी पहुंचे तो आश्वासन मिला। परिवार के मुताबिक वादा किया गया कि मकान देंगे, पैसे देंगे और नगर निगम में नौकरी के साथ जरूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब गुजरात के सूरत से आई ये तस्वीर देखिए, जहां पुलिसकर्मी गले तक पहुंचने वाले पानी में 2 मासूम बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें 7 जुलाई यानी मंगलवार को सूरत के पाली इलाके से आई थी, जहां बारिश के बाद खुले गड्ढे में पानी भर गया था।
8 साल का कृष्णा और 8 साल की श्रेया जब नहीं मिले तो उन्हें ढूंढना शुरू किया गया और कई घंटों बाद दोनों बच्चों का शव मिला था, जो खेलते हुए सामने पानी से भरे गड्ढे में डूब गए थे। ठीक ऐसी ही कहानी देश की राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली से आई, जहां 7 साल के रेहान की मौत हो गई। सुबह रेहान शौच के लिए घर से भाई के साथ निकला था, लेकिन गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर मर गया। परिवार का आरोप है कि प्रशासन की नाकामी ने बच्चे की जान ले ली। हर साल इलाके का यही हाल होता है, एक तरफ डूबकर मौतें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बिजली के करंट से। साल 2024 में बिजली का झटका लगने से 15,861 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अकेले महाराष्ट्र की बात की जाए तो बिजली का करंट लगने से 1,651 लोगों की जान गई। 2 जुलाई को मुंबई के साकीनाका से आई तस्वीर को देखकर देश हैरान रह गया था, जब एक 55 साल के असलम शेख खुले मैनहोल में जा गिरे थे और फिर उनका शव मिला था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर मुंबई शहर के साकीनाका इलाके की है, जहां किसी तरह का कोई जल भराव नहीं है। दूर सफेद शर्ट में ये व्यक्ति 55 साल के असलम शेख हैं, जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। असलम बेखबर थे कि आगे गटर मौत का रास्ता बनकर तैयार खड़ा है। इस तस्वीर में देखिए, जब खुले हुए मैनहोल से असलम कुछ कदम की दूरी पर थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन चंद सेकंड बाद जैसे ही सफेद रंग का ये टेम्पो ट्रैवलर गुजरता है, असलम कहीं नहीं दिखते, क्योंकि वो इस खुले हुए मैनहोल में गिर चुके थे। घटना की खबर लगी तो फायर ब्रिगेड से लेकर बीएमसी तक भागी भागी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। पूरा दल बल लगाया गया। 4 घंटे की मशक्कत की गई और फिर दूसरी तरफ मौजूद मैनहोल के ढक्कन को खोलकर असलम का शव बाहर निकाला गया। असलम खुले हुए गटर में इसलिए गिरे क्योंकि बीएमसी ने ढक्कन खोल रखा था और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। असलम शेख की मौत के मामले में जांच पूरी होने तक संबंधित बीएमसी अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है। बीएमसी ने विस्तृत जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने असलम शेख के परिवार को मदद के रूप में 4 लाख रुपए का चेक भी सौंप दिया है। बेहद अफसोस की बात यह है कि जब तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस बीच नोएडा के खुले हुए नाले में गिरने से 27 साल के युवक की मौत की खबर आई। नोएडा के सेक्टर 58 में ड्यूटी पर जाते वक्त आर्यन खुले हुए गहरे नाले में गिरा। परिवार ने नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को हादसे की वजह बताया। एक के बाद एक लापरवाहियां निर्दोष नागरिकों की जान ले रही हैं, लेकिन ना तो ये सिलसिला रुक रहा है और ना ही जवाबदेही तय हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्हें जवाब भी देना होगा और लापरवाही के इस सिस्टम को ठीक भी करना होगा। इसी के साथ भारत की बात में मुझे इजाजत दीजिए। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।